हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें मेरा ये चैनल, क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन ही एकमात्र इंस्पिरेशन होता है ऐसे वीडियोज को यूट्यूब पे डालने का। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ओलिगोपोली। हम देखेंगे कि ओलिगोपोली क्या होता है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि प्योर कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, एंड मोनोपोली क्या है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, और वहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अब वीडियो की नेक्स्ट सीरीज में हम ये देखेंगे ओलिगोपोली क्या है और इसके जो 4 मॉडल्स हैं उनको भी हम वन बाय वन इस सीरीज में करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ओलिगोपोली होता क्या है। तो देखिए, ओलिगोपोली जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं अल्पाधिकार। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हिंदी में इसे कहते हैं अल्पाधिकार। राइट। तो ये जो टर्म है ओलिगोपोली, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ओलिगी एंड पुलियंस। ओलिगी मीन्स फ्यू या थोड़े से, पुलियंस मीन्स सेलर। तो जहां जिस मार्केट में सेलर्स बहुत कम है या थोड़े से सेलर्स ही हैं, जैसे कि 2, 3, 4 इतने ही सेलर्स हैं, मतलब कि इतने ही सेलर्स की वो प्राइस पे अपना कंट्रोल रख सकते हैं, अपने हिसाब से प्राइस को चेंज कर सकते हैं, तो उसे हम ओलिगोपोली कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक शॉर्ट वर्जन है, एक छोटा रूप है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलर्स बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पर सेलर्स कम होते हैं। और ये जो सेलर्स हैं वो जो है या तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स एक जैसे होते हैं होमोजीनियस, या फिर वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब कि वो डिफरेंट हो सकते हैं उसके कलर के हिसाब से, उसकी फ्रेग्रेंस के हिसाब से, या उसके ट्रेडमार्क के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि अगर बात करूं, एक एग्जांपल है, जैसे कोल्ड ड्रिंक जो है, पेप्सी भी है, कोका कोला भी है, सिर्फ उनका ट्रेडमार्क अलग है, या फेंटा भी शामिल कर दूं तो उनका कलर और वगैरह अलग है, बट एक ही तरह का वो प्रोडक्ट है। उसके बाद ओलिगोपोली का जन्म क्यों होता है, मार्केट में ओलिगोपोली क्यों आती है, इसके क्या कारण हैं, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो देखिए, अगर कहीं किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी चीज के प्रोडक्शन में अगर ह्यूज कैपिटल की जरूरत है, बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, तो वहां ओलिगोपोली होती है, क्योंककि हर कोई वहां पर पैसा इतना ज्यादा कैपिटल लगाकर और प्रोडक्शन में एंट्री नहीं ले सकता। तो जो कुछ एक जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे लोग, जो एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, वो ही उस प्रोडक्शन की में एंट्री लेंगे, उस चीज की प्रोडक्शन में एंट्री लेंगे या उस इंडस्ट्री में एंट्री लेंगे। तो जहां पर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहां पर कुछ ही सेलर्स होते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाता है तो पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, या जो बल्क में प्रोडक्शन के जो फायदे हैं वो प्राप्त होते हैं। इसलिए जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो ही मार्केट में टिक पाते हैं, और जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो टिक नहीं पाते, क्योंकि छोटे प्रोड्यूसर्स की कॉस्टिंग जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो अगर कंपैरेटिवली ज्यादा है कॉस्टिंग, तो इसका मतलब उनको प्राइस भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर है, वो ज्यादा जो है, सपोज जब ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या होगा, कॉस्टिंग जो है उसकी वो कम हो जाएगी। कॉस्टिंग कम हो जाएगी, दैट मीन्स प्राइसेस कम हो जाएगी। जबकि जो स्मॉल सेलर का क्या होगा, कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग वो बढ़ जाएगी और प्राइसेस ज्यादा हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा प्राइस वाला है वो मार्केट में नहीं टिक पाएगा, उसे बाहर होना पड़ेगा, और जो बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग टिक पाएंगे। तो इसलिए भी ओलिगोपोली का जन्म होता है। कई चीजों में पेटेंट राइट्स ले लिए जाते हैं। कहीं किसी ने कोई इनोवेशन किया है किसी वजह से, अगर वो वहां का मूल चीज है तो वो उसके लिए उसे पेटेंट राइट ले लेता है। तो जब उसने पेटेंट राइट ले लिया तो उसके अलावा कोई और उस चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर कुछ कुछ जैसे कुछ कंट्रीज होती हैं, उसका कुछ रॉ मटेरियल पे उनका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो जैसे एक चीज की बात करें, जैसे
कोई भी ऐसी चीजें जैसे यूरेनियम है या कई ऐसी चीजें होती हैं जो पर्टिकुलरली या नेचर ने उन्हें गिफ्ट दिया होता है उस कंट्री को, पर्टिकुलरली उसी कंट्री में होती हैं, वहाँ रॉ मटेरियल पे उनका पूरा कंट्रोल रहता है, तो वहां पे भी ओलिगोपोली का जन्म होता है। अगर मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं लेकिन अगर उनमें मर्जर हो जाए या कोई किसी को टेक ओवर कर ले तो उससे ओलिगोपोली मार्केट में आती है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओलिगोपोली को, और अगर आपको नहीं समझ में आई है ओलिगोपोली तो उनके लिए एक और चांस है। ओलिगोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, बहुत डिटेल में हमें समझ में आ जाएगा कि ओलिगोपोली क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फ्यू सेलर्स, सिर्फ कुछ ही सेलर्स होते हैं। ठीक है, बायर्स हैं, बायर्स तो बहुत सारे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे बायर्स होते हैं, लेकिन सेलर्स जो हैं वो कुछ एक ही होते हैं, लिमिटेड नंबर में होते हैं। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक स्पेशल टाइप है ओलिगोपोली, जहां पर कुछ ही सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। और ये जो कुछ सेलर्स होते हैं ये जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। होमोजीनियस यानी कि सभी तरीके से वो एक जैसा हो सकता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, न देखने में, न रंग में, गंध में, न क्वालिटी में, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऐसा भी एक जैसा भी हो सकता है। और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, यानी कि उसमें कोई डिजाइन में फर्क है, कोई ट्रेडमार्क में फर्क है, उसकी खुशबू में फर्क है, उसकी कलर में फर्क है, इस तरह से वो डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। तो जो कुछ एक सेलर है वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो होमोजीनियस भी हो सकता है और ये अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है। जो कुछ सेलर्स होते हैं उनमें इंडिपेंडेंस होती है, कुछ एक सेलर्स ही होते हैं ओलिगोपोली में, 2 3 या 4 लिमिटेड नंबर सेलर्स हैं और वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट होते हैं। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने का ये मतलब है कि अब जैसे 2 या 3 ही सेलर हैं तो एक अगर फर्म अपनी प्राइस को कम करती है तो उसकी जो दूसरी राइवल फर्म्स हैं वो उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगी, यानी उस हिसाब से वो अपनी प्राइस को भी एडजस्ट कर सकती हैं, अपने प्रोडक्शन क्वांटिटी को भी एडजस्ट कर सकती हैं। तो उससे ऑब्वियसली अगर सपोज जैसे ए सेलर है, उसकी कोई प्रोडक्ट की प्राइस अभी मार्केट में 15 रुपीज चल रही है, ए ने अगर 12 रुपीज कर दी, 12 रुपीज कर दी तो उसका जो सेल है वो सेल भी बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली प्राइस कम होते ही सेल बढ़ जाएगी। तो फिर बी क्या करेगा, बी देखेगा अब मेरे से 15 रुपए में कौन खरीदेगा, ठीक है, तो वो भी हो सकता है कि अपनी प्राइस कम करके 12 रुपए कर दे, या हो सकता है कि 11 रुपए ही कर दे, ताकि वो बी जो है अपने मार्केट का शेयर बढ़ा ले। तो प्राइस कम करने के बाद भी ए का मार्केट का शेयर हो सकता है नहीं बढ़े और बी का बढ़ जाए। तो इस तरह से इंटरडिपेंडेंस होती है प्रोड्यूसर्स के बीच में, जब वो प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं, और एक प्रोड्यूसर जो भी डिसीजन लेता है उसके डिसीजन का वापस राइवल फर्म जो है वो रिएक्ट करती है, उसका रिएक्शन जरूर आता है। तो उसके बाद देखिए हाई क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, जो प्रोडक्ट्स ओलिगोपोली फर्म जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होती है उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत हाई होती है, यानी कि उसमें जो एक है हमेशा एक डर बना रहता है कि जो राइवल फर्म है वो मार्केट पे कब्जा कर लेगी, क्योंकि राइवल फर्म जो है वो उस प्रोडक्ट का उसके पास उस प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट है, तो अगर उसने प्राइसेस को जरा भी इधर उधर किया तो राइवल फर्म कब्जा कर सकती है। हाई क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर एक ने अपने प्रोडक्ट की रेट्स को बढ़ाया तो जो कंज्यूमर है उसके प्रोडक्ट से हटकर ए फर्म के प्रोडक्ट से हटकर बी फर्म के प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे, उसे खरीदना शुरू कर देंगे। तो जो हर एक फर्म है वो अपने कंपटीटर के पॉसिबल एक्शन और रिएक्शंस के लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होती है जब भी वो प्राइस और आउटपुट का कोई भी डिसीजन लेती है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ही हाई होती है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कंपटीशन की बात करें तो राइवल्स जो हैं उसमें उनमें कांस्टेंट स्ट्रगल होती रहती है एक दूसरे के अगेंस्ट में। तो कंपटीशन जो है ओलिगोपोली में बहुत ही यूनिक होता है। ठीक है, अब जैसे मैं मोबाइल के सिम की बात कर लूं, जो मोबाइल में सिम का जो कनेक्शन होता है वो देखिए लिमिटेड कंपनीज हैं, एयरटेल है,
रिलायंस है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है, लिमिटेड 3-4 कंपनी है। तो एक ओलिगोपोली का एक जो है वो अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अगर जैसे रिलायंस ने, जियो ने अपनी रेट्स कम कर दी तो दूसरी सारी कंपनीज के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था उस वक्त। तो एक यूनिक कंपटीशन होता है ओलिगोपोली में, और जो राइवल्स हैं वो कांस्टेंट स्ट्रगल करते रहते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। अब देखिए ग्रुप बिहेवियर की बात करें तो जो ओलिगोपोलिस्ट होता है वो अपनी राइवल फर्म के जो भी एक्ट्स होते हैं, जो भी उसका बिजनेस का जो बिहेवियर होता है उसको बहुत क्लोजली वॉच करता है, फॉलो करता है, और उसके जो भी एक्शंस होते हैं उसका रिएक्शन वो देता है। तो जो मतलब जो भी दूसरे ओलिगोपोलिस्ट हैं इंडस्ट्री में वो एक दूसरे के बिहेवियर को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं और एनालाइज करते हैं, और उसी के हिसाब से उनका दूसरों का बिहेवियर भी, अपना खुद का बिहेवियर भी वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद एक अनसर्टेनिटी की बात करें तो चूंकि इंटरडिपेंडेंस होती है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स में, इंडस्ट्री में जो भी फर्म्स हैं उनमें इंटरडिपेंडेंस होती है। तो और इंटरडिपेंडेंस भी है, साथ में हर एक जो फर्म है वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र भी है। तो प्राइस और आउटपुट के बारे में बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। इस तरह की जो चीजें, उनका इंटरडिपेंडेंस और उनके खुद का डिसीजन जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देता है प्राइस और आउटपुट को लेकर। अब अगर ए फर्म ने अपनी प्राइस बढ़ा दी तो ए फर्म को नहीं पता है कि बी कैसे रिएक्ट करेगी, वो अपनी प्राइस बढ़ा देगी या कम कर देगी या उतनी ही रखेगी, या वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देगी या कम कर देगी उसके रिएक्शन में, ए के प्राइस इंक्रीज के रिएक्शन में। तो इस तरह से ये अनसर्टेनिटी एक बनी रहती है मार्केट में। अब देखिए रिजिड प्राइस रिजिडिटी की अगर बात करें तो रिजिडिटी मतलब बहुत अच्छी खासी रिजिडिटी होती है। प्राइस वॉर तो वो, क्योंकि जो अगर प्राइसेस जो है थोड़ा भी ऊपर नीचे होती है तो एक प्राइस वॉर आ सकता है मार्केट में, प्राइसेस को लेकर लड़ाई हो सकती है। तो इस प्राइस वॉर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, हर एक फर्म चाहती है कि वो अपनी पहले वाली प्राइस पे स्टिक रहे, अपनी वाली पहले वाली प्राइस पर बनी रहे। तो प्राइसेस जो है वो रिजिड बनी रहती हैं, क्योंकि रिटेलिएशन का, राइवल्स के रिटेलिएशन का एक कांस्टेंट फेयर बना रहता है फर्म में। तो कि अगर मैंने अपनी प्राइसेस को चेंज कर दिया, कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, तो एक डर बना रहता है कि मेरे कम या ज्यादा करने से राइवल का क्या एक्शन रिएक्शन होगा, और उससे ये डर बना रहता है कि राइवल के एक्शन रिएक्शन से कहीं उसे लॉस ना हो जाए। तो प्राइसेस जो है वो रिजल्ट रहती हैं। अब देखिए देखते हैं कि फॉर्म्स और कितने तरह की ओलिगोपोली होती है, किन किन फॉर्म्स की ओलिगोपोली होती है। तो सबसे पहले एक होती है परफेक्ट ओलिगोपोली और एक होती है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। तो अगर जो ओलिगोपोली में जो भी फॉर्म्स हैं, अगर फॉर्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस हैं, ठीक है, अगर फर्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस हैं तो वो होगी परफेक्ट ओलिगोपोली। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता रही हूँ, फर्म्स जितनी भी फर्म्स हैं, अगर उन फर्म्स के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो वो होगी परफेक्ट ओलिगोपोली। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंशिएटेड हैं, कुछ तरीके से वो एक दूसरे से अलग हैं, उनमें रंग का या फ्रेग्रेंस का, गंध का, ट्रेडमार्क का, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस है, तो फिर वो क्या होगी, वो होगी हमारी इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ठीक है, ये याद रहेगा। अब देखते हैं ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली। तो अगर कोई ओलिगोपोली मार्केट में जो नई फर्म है उनकी एंट्री ओपन है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनकी एंट्री पे नई फर्म्स की, तो वो होगी ओपन ओलिगोपोली। ठीक है, उसके बाद अगर नई फर्म की जो एंट्री है वो स्ट्रिक्टली अगर रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, नई फर्म्स की एंट्री स्ट्रिक्टली अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो वो क्या होगी, वो होगी क्लोज्ड ओलिगोपोली। नेक्स्ट देखिए कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होती है
कि मार्केट में जो फर्म्स हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन करने की बजाय कंबाइन हो जाए या साथ मिलकर काम करें, ठीक है, तो उसे हम कोलिजिव ओलिगोपोली कहते हैं। यानी कि कोई किस फॉर्म में हो सकती है कोलिजिव ओलिगोपोली, उनके बीच में कोई ऐसा कॉमन एग्रीमेंट हो जाए या कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम इतनी ही प्राइस रखेंगे, हम इतना आउटपुट रखेंगे, हम इस प्राइस से नीचे नहीं जाएंगे, तो उस केस में वो क्या होगी, वो होगी कोलिजिव ओलिगोपोली। यानी जो फर्म है ओलिगोपोली फर्म्स, एक दो या तीन या चार जितनी भी फर्म्स हैं वो आपस में मिल जाएं और मिलकर एक डिसीजन जो ले लें उसी पे अड़ी रहें, तो वो होती है कोलिजिव ओलिगोपोली। अब देखिए एक है पार्शियल ओलिगोपोली एंड फुल ओलिगोपोली। तो पार्शियल ओलिगोपोली क्या होती है, जब कोई एक जो फर्म है वो लीडर होती है या डोमिनेट करती है, ठीक है, और जो दूसरी फर्म्स हैं वो उसको फॉलो करती हैं। एक फर्म है वो लीडर होती है, वो डिसाइड करती है कितना प्राइस रहेगा और कितना आउटपुट रहेगा, तो कितना प्राइस रहेगा वो लीडर फर्म डिसाइड करती है, दूसरी फर्म जो है उसको फॉलो करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगी पार्शियल ओलिगोपोली। और जब ऐसा नहीं है, कोई भी प्राइस लीडर नहीं है, कोई फर्म प्राइस लीडर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फुल ओलिगोपोली, ठीक है। यानी कि इफ नो प्राइस लीडर देन इट इज कॉल्ड व्हाट, फुल ओलिगोपोली। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है और ये जो दूसरे मार्केट्स थे प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इस सबसे किस तरह से डिफरेंट होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे ओलिगोपोली के एक जो फॉर्म होती है डेओपोली। डेओपोली से रिलेटेड 4 मॉडल्स हैं, तो हम सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कोर्नोट मॉडल। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।